हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं SA 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो हमने पढ़ा था SA 500 में मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और अभी 620 में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो इन दोनों को पहले समझते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। SA 500 में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में, SA 620 में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट के बारे में। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? तो पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं दोनों में क्या होता है। 500 और 620 में मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर्स एक्सपर्ट दोनों एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और दोनों की एक्सपर्टीज कोई ऐसे फील्ड में होती है जो कि अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो। ठीक है, वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो सकता है, वो एक लॉयर हो सकता है, वो एक टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है, अ, कुछ भी हो सकता है वो अदर देन एन एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये दोनों के केस में सिमिलर है, चाहे वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो चाहे वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट हो। लेकिन अब डिफरेंसेस कहाँ पे आता है? तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट या तो अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट उसे एम्प्लॉय करता है या अपॉइंट करता है, और ये यूज करता है मैनेजमेंट या एंटिटी किस चीज में? मैनेजमेंट एक्सपर्ट का असिस्टेंस लेता है इसमें इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूज बाय एंटिटी टू असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम। अब ऑडिटर्स एक्सपर्ट का काम क्या होता है, या उसके पॉइंट्स क्या हैं? ये ऑडिटर अपॉइंट करता है। क्यों अपॉइंट करता है ऑडिटर? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक हॉस्पिटल है, उसका ऑडिट कर रहा है ऑडिटर। उस हॉस्पिटल में एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट है एज अ पीपीई। तो इसके वैल्यूएशन के लिए ना, ये पीपी का वैल्यूएशन कोई नॉर्मल वैल्यूएशन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट है। कोई कोई भी नॉर्मल रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसका नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, इस इन टाइप के मशीन्स, इन टाइप के मेडिकल इक्विपमेंट के वैल्यूएशन में एक्सपर्ट हो। तो वो अपॉइंट करेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट। पहले तो वो अपॉइंट करेगा कि भाई, ये मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट है, तुम इसको वैल्यू कर दो, ताकि मैं पीपी, जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ लास्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो उसके पीपी में वो वैल्यू डाल दो। ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम तो है नहीं। ओके, तो मैनेजमेंट टेक्स असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट, और मैनेजमेंट यूज करता है दिस वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय एक्सपर्ट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीपीई में जो वैल्यू जाना है, उसके लिए वो रिपोर्ट ले जाता है, इससे वैल्यूएशन रिपोर्ट। ओके, ये काम हो गया ऐसे 500 में, मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम होगा बेसिकली। अब आता है ऑडिटर एक्सपर्ट। अब क्योंकि ऑडिटर को भी सिर्फ ज्ञान ऑडिट और अकाउंटिंग का है, उसे भी तो इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो भी क्या करेगा, एक एक्सपर्ट को बुलाएगा। तो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो इंसान सेम ना हो, ये कोई दूसरा हो जो कि इसी फील्ड में एक्सपर्ट हो। क्योंकि ऑडिटर चाहता है कि वो ये चेक कर ले कि जो इसने पीपीई की वैल्यू बताई है ना, जो वैल्यूएशन किया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, वो सही से किया है या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में इसने आके कुछ भी वैल्यू कर दिया और रिपोर्ट दे दिया। तो ऑडिटर का काम ये होता है कि वो ऑब्टेन कर ले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि ये जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट है उसका वैल्यूएशन सही से हुआ है या नहीं। ओके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर एक्सपर्ट तभी यूज होगा जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो यूज हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑडिटर को कहीं भी फील होता है कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जरूरत है, ये मेरे समझ के बाहर है या फिर मुझे समझने में प्रॉब्लम होगी, वो ऑडिटर एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज करे। राइट, तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर अपॉइंट्स ऑडिटर्स एक्सपर्ट जो कि सेम एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट हो, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ पीपीई बाय द एंटिटी। तो ये चेक कर लेगा जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपीई का वैल्यू किया हुआ है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने किया है, या फिर मैनेजमेंट ने उसका वैल्यूएशन किया है खुद से। और ऑडिटर को नीड है कि वो एक ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट करे, क्योंकि वो उसके बस का काम नहीं है कि वो वैल्यू कर सके इन सब चीज़ों को।
तो एक्सपर्ट ये क्या कर लेगा, इसके रिगार्डिंग एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेगा कि ये सही वैल्यू है। ओके, आई थिंक एक फंडामेंटल समझ में आ गया। और SS 500 और SS 620 साथ में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि पॉइंट्स काफी सिमिलर हैं इन दोनों में। ओके, आई होप ये समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ सारा कुछ कि क्या सिमिलरिटीज है मैनेजमेंट एक्सपर्ट में और क्या डिफरेंसेस है दोनों में। अब चलते हैं मुद्दे पर कि SS 620 डील किस चीज से करता है। तो SS 620 deals with auditors' responsibilities regarding use of work in a field of expertise other than accounting or auditing when that work is used to assist in obtaining sufficient and appropriate audit evidence। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया था ऊपर भी। अब कौन कौन सा रिपोर्ट या ओपिनियन ऑडिटर लेता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट से, किस टाइप के रिपोर्ट किस टाइप का ओपिनियन ले सकता है। तो पहला दो पॉइंट तो वैल्यूएशन से रिलेटेड है। वैल्यूएशन किस चीज का, ये एसेट वाला पॉइंट है और ये लायबिलिटी वाला पॉइंट है सेकंड। एसेट में कौन कौन से एसेट्स है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, ज्वेलरी, वर्क ऑफ आर्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। फिर जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम रिकॉर्ड करते हैं, जो अक्वायरर है वो अक्वायरी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे करता है। तो उसका जो वैल्यूएशन होता है, उसका वैल्यूएशन भी ऑडिटर एक्सपर्ट यूज कर सकता है, सॉरी ऑडिटर यूज करता है ऑडिटर एक्सपर्ट का रिपोर्ट। फिर एसेट दैट मे हैव बीन इम्पेयर्ड, कोई एसेट इम्पेयर हो गया वो भी उसका वैल्यूएशन। फिर लाइबिलिटीज में इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज की कोई पोटेंशियल इन्वायरमेंटल कॉस्ट तो नहीं है ये देखने के लिए, और साइट क्लीनअप कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉज एंड रेगुलेशन। अब कोई लॉयर को ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंटरप्रेट करो, किसी लॉ को इंटरप्रेट करो, रेगुलेशन को इंटरप्रेट करो। फिर फोर्थ, एनालिसिस ऑफ अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स टैक्स कंप्लायंस इश्यूज। तो अब कोई टैक्स कंसल्टेंट है, उससे कोई कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल इश्यूज टैक्स कंप्लायंस इश्यूज को एनालिसिस करवा सकता है ऑडिटर। एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कितना लाइबिलिटीज एसोसिएटेड है उसका एक्चुअली से कैलकुलेशन करवा सकता है एक एक्चुअली को अपॉइंट करके। और एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व। तो ये जो भी इस चीज का एक्सपर्ट है उसे बुला के कितना ऑयल और गैस रिजर्व है हमारे पास उसका एस्टिमेशन करवा सकता है। तो कौन कौन से टाइप का रिपोर्ट ऑडिटर ले सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट से, या कौन कौन सा ओपिनियन ऑडिटर ले सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट से। तो वैल्यूएशन का हमने देखा था, एसेट का पॉइंट है ये, और ये लाइबिलिटीज का पॉइंट है। एसेट्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क ऑफ आर्ट, इंटेंजिबल एसेट्स। जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन है वो, और कोई एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गया वो। लाइबिलिटीज में इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज, कोई पोटेंशियल इन्वायरमेंटल कॉस्ट तो नहीं वो, और साइट क्लीनअप कॉस्ट जो कि पीपी में हम डीकमीशनिंग कॉस्ट कहते हैं जैसे। फिर थर्ड पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज एंड रेगुलेशन लॉयर के थ्रू, एनालिसिस ऑफ अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स टैक्स कंप्लायंस इश्यूज टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू, एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअलीज के थ्रू, और एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट हो उससे। अब इस ऐसे में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या काम ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज करना चाहिए। दूसरा, अगर काम उसने सोच लिया कि हाँ यूज कर लेना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा ये भी चेक करना है कि जो ऑडिटर एक्सपर्ट ने काम किया वो एडिक्वेट है क्या उस ऑडिटर के पर्पस के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिटरमाइन करेगा कि क्या ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना चाहिए, और अगर उसका आंसर आता है हाँ, तो फिर ये उसका काम यूज करने से पहले ये चेक कर लेगा कि क्या एडिक्वेट है यानी ऑडिटर एक्सपर्ट का काम उसके पर्पस के लिए। To determine whether to use work of auditor's expert, and if using work of auditor expert, determine whether that work is adequate for auditor's purpose. Okay. Next, areas where auditor's expert can assist the auditor. किस किस एरिया में ऑडिटर का एक्सपर्ट ऑडिटर को हेल्प कर सकता है, ये हमने देखा था। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एंड ओपिनियन जो ऑडिटर लेता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट से। अब ये कौन सा एरिया है जहाँ पे इसका काम यूज हो सकता है बाय ऑडिटर। तो ये मैंने याद करने के लिए लिख दिया ये ऐसे, बाकी पॉइंट्स ये 5 हैं।
तो ऐसे 315 इसका नाम क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऐसे 315 का नाम है उसी को 2 पॉइंट में इसने तोड़ दिया कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज हो सकता है। तो सबसे पहला नाम देखा जाए, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको असेस करना। दूसरा पॉइंट, ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। ओके, तो ये ऐसे 315 का पूरा नाम है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट बाय ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट ऐसे 330, ऐसे 330 का क्या नाम है? रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। अब रिस्क दो तरीके के हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो सकता है और दूसरा असर्शन लेवल पे हो सकता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो रिस्क है उसके लिए ओवरऑल रिस्पॉन्स करना होता है, और जो असर्शन लेवल पे जो रिस्क है उसके लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ओके, तो ऐसे 330 में अब कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को? डिटरमाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में ओवरऑल रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ओके, फिर नेक्स्ट डिजाइन करना और परफॉर्म करना, डिटरमाइन करना और परफॉर्म करना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क्स एट असर्शन लेवल। ओके, और ऐसे 500 क्या है? ऑडिट एविडेंसेस की बात करते हैं हम लोग, और सिर्फ ऑडिट एविडेंस से काम नहीं चलता, हम लोग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं। तो इसमें हम ऑडिटर एक्सपर्ट का काम कहाँ ले सकते हैं? इवेलुएटिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसको इवेलुएट करने में ऑडिटर एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं। तो ये 5 एरियाज है जहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट का हेल्प लेता है। सबसे पहले ऐसे 315 के हिसाब से आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 330 रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। रिस्क अब दो तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी हो सकता है और असर्शन लेवल पे भी हो सकता है। अगर पूरे फाइनेंशियल लेवल पे है तो मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और असर्शन लेवल पे है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इन दोनों का ओवरऑल रिस्पॉन्स हो या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो, दोनों का डिटर्मिनेशन, ओवरऑल रिस्पॉन्स का इम्प्लीमेंटेशन और इसका परफॉर्मेंस एक ही बात है। और ऐसे 500 में ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं, और सिर्फ ऑडिट एविडेंस की बात नहीं करते, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं, तो उसका इवैल्यूएशन में ऑडिट एक्सपर्ट का काम यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, considerations when deciding to use the work of auditor's expert। तो जब ऑडिटर एक्सपर्ट काम यूज करने जा रहा है तो क्या क्या कंसिडरेशन लेगा? तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऐसे का? टू डिटरमाइन वेदर टू यूज वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो अब ये डिटरमाइन करने के लिए वो क्या क्या कंसिडर करेगा? सबसे पहला, वेदर मैनेजमेंट हैज यूज्ड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले ये देखिएगा कि क्या मैनेजमेंट ने भी यूज किया किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सेकंड, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नेचर और क्या सिग्निफिकेंस है इस मैटर का, कितना सिग्निफिकेंट है। जैसे वो एग्जाम्पल लेके चलते हम लोग, जैसे ये पीपी का ही है, पीपी का वैल्यूएशन का काम है और ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट है। फॉर दिस हॉस्पिटल इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी हाई हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी है, क्योंकि ये मेडिकल इक्विपमेंट एक स्पेशल वैल्यूअर ही वैल्यू कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने कंसिडरेशन में देखा था कि क्या मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज किया। दूसरा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। थर्ड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन मैटर, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और फोर्थ, द एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क्स इंक्लूडिंग ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ and experience with work of expert in relation to such matters and availability of alternative source of audit evidence। तो ये चेक करेगा कि एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क, और ऑडिटर का क्या नॉलेज है और एक्सपीरियंस है विद द वर्क ऑफ एक्सपर्ट
जो एक ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट करने जा रहा है उसके रिगार्डिंग उसके पास क्या नॉलेज है और क्या एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस, पिछली बार भी हो सकता है इसने इसका काम यूज किया हो, तो पिछली बार इसने कैसे परफॉर्म किया था, इसे कितना नॉलेज है, और लास्ट टाइम ऑडिटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा with the work of expert in relation to such matters and availability of alternative source of audit evidence। तो क्या कोई alternative source of audit evidence भी है अगर ऑडिटर एक्सपर्ट को ना अपॉइंट किया जाए, तो क्या कोई और दूसरा तरीका है जिससे मैं अपना काम अचीव कर लूँ। तो क्या क्या कंसिडरेशन है जब ऑडिटर डिसाइड कर रहा है टू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। सबसे पहला कि क्या मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को काम को यूज किया फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, risk of material misstatement involved, or expected nature of procedure of to respond to identified risk क्या है, including particular knowledge or experience with work of expert in relation to such matter। मतलब ये जो मैटर है उसके रिगार्डिंग इसका क्या नॉलेज है और ऑडिटर का क्या एक्सपीरियंस रहा है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्या कोई किसी और तरीके का ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट, अब कंसिडरेशन में इसने चेक किया कि क्या मैनेजमेंट का काम उसने यूज किया, तो अगर काम यूज किया तो फिर क्या। तो व्हेन मैनेजमेंट हैज यूज्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज किया, तो ऑडिटर्स डिसीजन ऑन वेदर टू यूज ऑडिटर एक्सपर्ट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज क्या नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो काम था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो काम था उसका क्या नेचर था, क्या स्कोप था और ऑब्जेक्टिव क्या था उसका। जैसे वो हॉस्पिटल वाला एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट, उसका नेचर क्या सिग्निफिकेंट था, स्कोप क्या था उसका वैल्यूएशन करना, और ऑब्जेक्टिव उसका था कि उसका करेक्ट वैल्यूएशन लेकर के उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज करना। सेकंड, एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब इस एग्जांपल में अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने भी वैल्यूएशन कराया इस पीपीई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालने के लिए। अब मैनेजमेंट चाहे तो उसे बोल सकता है कि भाई मैं तुम्हें और पैसे देता हूँ, एक काम करो, इसका जो भी वैल्यूएशन है ना +20% करके दो मुझे, मुझे इसका वैल्यूएशन ज्यादा चाहिए। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो ऑडिटर को ये डिसाइड करना है कि मैनेजमेंट का कितना इन्फ्लुएंस था ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। नेक्स्ट, तो हमने देखा नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। दूसरा, किस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। थर्ड, whether management expert is employed by entity or is party engaged by it to provide relevant services। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय कर रखा है इसको, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, कि एक मैनेजमेंट ने उस वैल्यूअर को अपॉइंट ही कर लिया कि भाई एम्प्लॉय बन जाओ, तुम एक्सपर्ट हो इस फील्ड में और मुझे जरूरत पड़ती रहेगी इस काम की, तो एक काम करो, एम्प्लॉय बन जाओ। या फिर इज अ पार्टी इंगेज बाय टू प्रोवाइड रिलेवेंट सर्विसेज, या फिर मैनेजमेंट ने आउटसोर्स कर दिया ये काम वैल्यूएशन का। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय कर रखा है या फिर आउटसोर्स कर रखा है। फोर्थ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कितना कंपिटेंट और केपेबल है ये भी समझेगा। और वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कोई टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे ऑडिटर्स पे क्या स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग लगता है, तो वैसे ही क्या जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसके ऊपर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लगता है, तो ये चेक कर लेगा। तो हमने क्या देखा, इसको कनेक्ट करता है। सबसे पहला कंसिडरेशन क्या क्या होगा जब ऑडिटर डिसाइड कर रहा होगा कि उसे ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना है। तो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज किया है इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी कितना इन्वॉल्व है इसमें, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन मैटर। लास्ट, एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क। फिर ऑडिटर का क्या नॉलेज और एक्सपीरियंस है विद वर्क ऑफ एक्सपर्ट उसी मैटर से रिलेटेड, और क्या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है। मतलब अगर मैनेजमेंट ऑडिटर एक्सपर्ट का काम अगर यूज नहीं किया जाए, तो क्या कोई और तरीका है जिससे मैं वैल्यूएशन कर लूँ या कुछ भी जो काम है वो पूरा कर लूँ। तो ये ऑडिटर चेक कर लेगा सबसे पहले, ये 4 पॉइंट।
अब जो पहला पॉइंट था कि मैनेजमेंट ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का भी काम मैनेजमेंट ने यूज किया है या नहीं। तो अगर किया है, अगर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज किया है, फिर क्या? तो ऑडिटर डिसीजन ऑन वेदर टू यूज ऑडिटर एक्सपर्ट में बी इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज, अब ऑडिटर का डिसीजन कि उसे ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, करना चाहिए, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट वर्क का? एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को। फिर थर्ड, कि क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी है या फिर पार्टी इंगेज बाय इट टू प्रोवाइड रिलेवेंट सर्विसेज, मतलब आउटसोर्स तो नहीं है, सॉरी आउटसोर्स तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब या क्या एम्प्लॉयड है या फिर काम आउटसोर्स किया गया है। फिर फोर्थ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कंपीटेंस एंड कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्या कॉम्पिटेंस है, क्या कैपेबिलिटी है, वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कोई टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लगता है या नहीं उनको। ओके। NTE of audit procedure when using work of auditors expert। तो जब ऑडिटर ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट का काम यूज करेगा, तो NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिटरमाइन होगा? तो इसमें भी सिमिलर पॉइंट्स हैं। द ऑडिटर शैल कंसिडर मैटर्स इंक्लूडिंग नेचर ऑफ मैटर टू विच ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क रिलेट, risk of material misstatement in the matter to which that expert's work relates, significance of that expert's work in the context of audit, क्या significance है उसके काम का, auditor's knowledge of experience with previous work performed by that expert, and whether that expert is subject to the auditor's firm quality control policies। अब सिमिलर कैसे? तो यहाँ पे भी हमने ये देखा था नेचर, फिर सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर। तो एनटी में भी नेचर पे डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, risk of material misstatement in the matter to which that expert work relates, auditor's knowledge and experience with previous work, auditor's knowledge and experience with work of expert। फिर एक एडिशनल पॉइंट है कि क्या अगर ऑडिटर के फर्म में ही वो ऑडिटर एक्सपर्ट है, तो उसके ऊपर तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है वो भी अप्लाई होता है। जो ऑडिटर के फर्म में है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बने हैं, और ऑडिटर भी उसी फर्म का, और जो एक्सपर्ट है वो भी उसी फील्ड का है। लेट्स से एक लॉयर है, वो भी उसी फर्म में है, पार्टनर है, तो उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लगता है। तो ये चेक कर लेंगे कि क्या उस ऑडिटर एक्सपर्ट पे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी सेम लग रहा है। अगर लग रहा है तो फिर एनटीई कम कर सकता है ऑडिटर, क्योंकि उसे पता है कि वो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज अप्लाई कर रहा होगा वो एक्सपर्ट। और अगर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज नहीं लग रहा है, मतलब ऑडिटर के फर्म में वो नहीं है, वो कहीं और से आया है, तो फिर एनटीई बढ़ जाएगा। तो एनटीई कब कब बढ़ेगा या घटेगा? नेचर ऑफ मैटर, नेचर अगर सिग्निफिकेंट है या कॉम्प्लिकेटेड नेचर है मैटर का, तो फिर क्या होगा? एनटीई बढ़ जाएगा। कम है तो घट जाएगा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो और एनटीई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ जाएगा। कम है तो घट जाएगा। सिग्निफिकेंस, फिर ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और क्या उस एक्सपर्ट पे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लगती है। तो ये जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, जो 4 पॉइंट है एटलीस्ट, वो सिमिलर है टू द पॉइंट्स जब वो ऑडिटर कंसिडर कर रहा था कि क्या उसे काम, ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा? तो वो उसमें भी सिमिलर पॉइंट्स हैं। नेचर, सिग्निफिकेंस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद वर्क ऑफ एक्सपर्ट। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ये 4 पॉइंट तो यहाँ से ही है। Nature of matter, risk of material misstatement, significance of the of that expert's work in the context of audit, auditor's knowledge or experience with previous work performed by that expert। और ये बस एक एडिशनल पॉइंट है जिसमें क्या एक्सपर्ट के ऊपर ऑडिटर का फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लगता भी है या नहीं। नहीं लगता है तो एनटीई बढ़ जाएगा, लगता है तो एनटीई घट जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं नीड फॉर डिफरेंट या फिर मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स दैट वुड अदरवाइज बी द केस। अदरवाइज तो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, डिसाइड करना है एनटीए क्या होने वाला है, लेकिन कहाँ पे डिफरेंट या फिर मोर एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगने वाला है। यहाँ पे भी पॉइंट्स सिमिलर है।
सबसे पहला है कि जहाँ पे ऑडिटर ने काम प्रीवियसली यूज नहीं कर रखा है उस ऑडिटर एक्सपर्ट का, जिसकी वजह से ऑडिटर को कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है एक्सपर्ट के कंपीटेंस के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। तो हमने ये एनटी वाला पॉइंट पढ़ा था, एनटी में ये पॉइंट पढ़ा था कि ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट, इसे डिसाइड होता है एनटीई। लेकिन अगर काम उसने यूज किया ही नहीं कभी, तो ऑब्वियसली उसमें मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, उसने काम कभी यूज किया नहीं तो उसके पास कोई नॉलेज नहीं है एक्सपर्ट की कंपीटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, तो एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। सेकंड, द एक्सपर्ट इज ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट। ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ कि वो ऑडिटर के फर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिविजुअली अपना कहीं पे काम कर रहा है। अगर उसका ऑडिटर के फर्म में ना तो वो एम्प्लॉयड है, ना ही वो पार्टनर है, ना ही किसी पोजीशन पे है, तो उस पे ऑडिटर के फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज नहीं लगता होगा। अगर उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ ऑडिटर्स फर्म नहीं लगता है, दैट मीन्स ऑडिटर को ज्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा या थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, द एक्सपर्ट इज ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंड नॉट सब्जेक्ट टू फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ओके, तो यहाँ पे भी हमने देखा था एनटीई डिसाइड करते टाइम भी ये देखा था हमने वेदर दैट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू ऑडिटर्स फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। तो यहाँ पे सीधा बोल दिया कि नहीं है उसके फर्म से रिलेटेड, तो मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। थर्ड, द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिलेट टू सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स जजमेंट। जो ऑडिटर एक्सपर्ट का काम है उसमें काफी सिग्निफिकेंट मैटर है जिसमें काफी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स जजमेंट इन्वॉल्व है। तो हमने एनटीई में भी देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। फोर्थ पॉइंट, कहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोसीजर की जरूरत है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज परफॉर्मिंग प्रोसीजर इंटीग्रल टू ऑडिट। तो जो ऑडिटर्स एक्सपर्ट है वो जो ऑडिट में जेनरिक काम है वो काम परफॉर्म कर रहा है rather than being consulted to provide advice on individual matters। अब ऑडिटर एक्सपर्ट है, एक वैल्यूअर है, वो वैल्यूएशन का काम करेगा, उसे एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन का ही काम उसे पता करेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि सारा वो काम कर रहा है जो कि इंटीग्रल टू द पार्ट ऑफ ऑडिट है, तो ऑडिटर का काम बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलाई नहीं कर सकता ऑन द ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। उसे मोर एक्सटेंसिवली या थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेकर के उसका काम चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो काम परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर इंटीग्रल टू ऑडिट, और ना कि rather than being consulted to provide advice on individual matters। ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, बाकी तीन पॉइंट सिमिलर है। जो एनटीई वाला हमने देखा अभी, एनटीई वाला पॉइंट सिमिलर है ये तीन पॉइंट। तो अगर देखा जाए तो इस टॉपिक में तो काफी कुछ सिमिलर पॉइंट है। सबसे पहला कंसिडरेशन वाला हमने देखा था कि कंसिडर क्या ऑडिटर कंसिडर करेगा जब उसे ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना है या नहीं डिसाइड करना है। तो ये पॉइंट सिमिलर थे, नेचर, सिग्निफिकेंस, रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट, ऑडिटर का नॉलेज, एक्सपीरियंस उस एक्सपर्ट के काम से, ये पॉइंट सिमिलर थे। तो ये हमने एनटीई में भी देख लिया, उसे काम यूज करना है या नहीं, उसमें ये पॉइंट्स। एनटीई डिसाइड करते टाइम भी सेम पॉइंट, नेचर ऑफ मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस, ऑडिटर का प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद दैट ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एक एडिशनल पॉइंट था कि क्या एक्सपर्ट पे ऑडिटर के फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी लगता है या नहीं। नेक्स्ट हमने देखा है कहाँ पे डिफरेंट या मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाना है, तो यहाँ पे भी तीन सिमिलर पॉइंट है जो एनटीई वाले पॉइंट में थे, कि मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट है, नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, बट हाँ कि उसने सीधा क्लियर कर दिया यहाँ पे एनटीई डिसाइड करना था तो क्या यूज किया है या नहीं, क्या एक्सपीरियंस है ऐसा। यहाँ पे साफ इसने बोल दिया कब एक्सटेंसिव लगेगा, जब उसने काम यूज किया ही नहीं और ऑडिटर के पास कोई नॉलेज ही नहीं है एक्सपर्ट के कंपीटेंस का, कैपेबिलिटी का और ऑब्जेक्टिविटी का। सेकेंड, ऑडिटर का जो एक्सपर्ट है वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, ना कि एक इंटरनल एक्सपर्ट है जो ऑडिटर के फर्म से ही रिलेटेड है, मतलब ऑडिटर के फर्म में एम्प्लॉयड है या डायरेक्टर है, पार्टनर है, वट। वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है जिसकी वजह से उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज नहीं लगता, तो मोर एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। फिर ऑडिटर एक्सपर्ट किसी ऐसे मैटर पे काम कर रहा है जो कि सिग्निफिकेंट है टू द पर्पस ऑफ ऑडिट, और उसके
जो जजमेंट है उसमें काफ़ी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इस केस में भी एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट मैटर भी पढ़ा था, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज उस पर लगता है यानी ये भी देखा था। और लास्ट में यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है इंटीग्रल टू ऑडिट रादर देन गिविंग एडवाइस ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमने देखा कि ऑडिटर एक्सपर्ट के कंपीटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी का पता होना ऑडिटर को जरूरत है अगर उसे अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कम करना है। तो वो कंपीटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पता कैसे करेगा? ये सिमिलर पॉइंट, कंपीटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी सिमिलर पॉइंट ऐसे 500 में है। उसमें ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के कंपीटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को चेक करता है, और यहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट कंपीटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को चेक करता है। तो यहाँ देख लेते हैं, और साथ में एक वहाँ भी ऐसे 500 में रेफर कर लेंगे। तो ऑडिटर का पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर उसने पहले काम यूज कर रखा है, फिर उस एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन कर लेगा, फिर दूसरों के साथ डिस्कस कर लेगा जो कि फेमिलियर है ऑडिटर एक्सपर्ट के काम से। फिर ये देख लेगा कि नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वो एक्चुअली है, लॉयर है क्या वो, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप है या नहीं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस है या नहीं, और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन वो चेक कर लेगा। फिर चेक कर लेगा कि क्या किस उस एक्सपर्ट ने क्या क्या पेपर पब्लिश करा है, क्या क्या बुक पब्लिश करा है। और 6, द ऑडिटर्स फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो एक्सपर्ट के फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चेक, सॉरी, द ऑडिटर्स फर्म ऑडिटर के फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चेक कर लेगा। तो ये हमने देखा ऐसे 620 में ऑडिटर्स एक्सपर्ट के बारे में, कंपीटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ये बार चलते हैं ऐसे 500 में क्या था, ये ऐसे 500 है। यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट का ऑडिटर इवेलुएट करता है कंपीटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, डिस्कशन विद एक्सपर्ट और डिस्कशन विद अदर जो कि फेमिलियर है उसके काम के वर्क से, उसके काम से। उसका क्वालिफिकेशन चेक करेगा, मेंबरशिप कर चेक कर लेगा, और लाइसेंस टू प्रैक्टिस, उसने कोई पेपर या बुक्स पब्लिश कराए या नहीं चेक कर लेगा ऑडिटर एक्सपर्ट, इफ एनी हु असिस्ट ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग, ये नहीं, ये तो ऐसे 500 का काम है, पॉइंट है। तो देखा हमने, सेम सिमिलर पॉइंट से बिल्कुल यहाँ याद हो जाए तो वहां भी याद हो जाएगा, वहां के लिए भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट। अब एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, उसका ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट करना है, कैसे करेगा? इंटरनल एक्सपर्ट है, मतलब ऑडिटर के फर्म से रिलेटेड है, तो उसको ऑब्जेक्टिविटी पे शक होगा नहीं, क्योंकि वो ऑडिटर के फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लगा रहा होगा। अब क्योंकि वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है तो ऑब्जेक्टिविटी चेक करना जरूरी है, कि क्या पता जो कि उसका कोई रिलेशन हो, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो किसी भी टाइप का एंटिटी के साथ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी चेक करना बहुत जरूरी है अगर वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट। Next, when evaluating objectivity of auditors external expert, it may be relevant to inquire entity about any known interest or relationship. Entity से inquire करेगा कि क्या कोई known interest या relationship है that it has with auditors external expert. Auditor के external expert के साथ क्या उसका कोई known interest और relationship है? दूसरा, डिस्कस करेगा एक्सपर्ट के साथ, ये पहले एंटिटी के साथ इंक्वायर करेगा, फिर डिस्कस करेगा दूसरा एक्सपर्ट के साथ एनी एप्लीकेबल सेफगार्ड, कि क्या कोई सेफगार्ड लेके चल रहा है इंक्लूडिंग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू हिम। एक्सपर्ट के साथ वो डिस्कस करेगा कि क्या वो कोई एप्लीकेबल सेफगार्ड्स है, या फिर कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो उसके ऊपर अप्लाई होता है, एक्सपर्ट के ऊपर अप्लाई होता है। लॉयर है तो उसके ऊपर ऊपर हो सकता है कि बार काउंसिल का कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हो, तो वो कंप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है। एंड इवेलुएट एडिक्वेसी ऑफ सेफगार्ड टू रिड्यूस थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल। ओके, तो सेफगार्ड है ये डिस्कस कर लिया, फिर एडिक्वेसी ऑफ सेफगार्ड इवेलुएट कर लेगा कि जैसे कि क्या थ्रेट्स रिड्यूस हो रहा है या नहीं।
तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट। एक्सटर्नल एक्सपर्ट का मतलब जो ऑडिटर के फर्म से रिलेटेड नहीं है, ऑडिटर के फर्म में ना तो वो पार्टनर है, ना एम्प्लॉई है, ना डायरेक्टर है, वो कहीं बाहर का इंसान है, कोई बाहर का, उसका खुद का फर्म है, कुछ भी है वो बाहर से। तो उसका ऑब्जेक्टिविटी चेक करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर उसे चेक करना है कि ऑब्जेक्टिविटी, तो एंटिटी से इंक्वायर करेगा कि क्या कोई नोन इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है क्या ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट के साथ तुम्हारा, और दूसरे एक्सपर्ट के साथ वो डिस्कस कर लेगा कि कोई एप्लीकेबल सेफ गार्ड्स है इस सिचुएशन में, और कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है या नहीं। फिर उसने बोला हाँ सेफ गार्ड तो है, तो फिर ऑडिटर चेक कर लेगा, इवेलुएट कर लेगा एडिक्वेसी ऑफ सेफ गार्ड, जिससे थ्रेट्स रिड्यूस हो जाए टू एक्सेप्टेबल लेवल। अब हमने देखा था एंटिटीज, हमने पूछा था इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के बारे में, तो किस किस टाइप के इंटरेस्ट और रिलेशनशिप हो सकता है। इंटरेस्ट और रिलेशनशिप दैट मे बी रेलेवेंट टू डिस्कस विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट इंक्लूड क्या क्या, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी टाइप का, बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप्स, provision of other services by expert. Okay. In some cases, it may be appropriate to obtain written representation from auditor's external expert about interest or relationship with entity. तो पहले तो पता कर लेगा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज बाय एक्सपर्ट, और फिर लास्ट में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि कोई तुम्हारा इंटरेस्ट या रिलेशनशिप तो नहीं है एंटिटी के साथ। नेक्स्ट, अब आ जाता है, अब ऑडिटर ने सारा कुछ देख लिया, उसने क्या क्या देखा, उसने कंसिडरेशन सारा कुछ देख लिया, डिसाइड करने के लिए जो भी कंसिडरेशन चाहिए था वो चेक कर लिया, फिर देख लिया एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, फिर कहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगेगा, सब कुछ देख लिया। फिर फाइनली अब एग्रीमेंट बनाने की बारी आ गई कि एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए, ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट वर्क लिखा रहेगा कि तुम्हें काम क्या करना है, बेसिकली उस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि ऑडिटर एक्सपर्ट को काम क्या करना है। काम क्या करना है मतलब, और नेचर क्या है, स्कोप क्या है, और ऑब्जेक्टिविटी उसे उसे मेंटेन करना है। फिर रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ऑडिटर का क्या रोल है और ऑडिटर एक्सपर्ट का क्या रोल्स है, और ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर एक्सपर्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड एक्सपर्ट। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, क्या नेचर रहेगा, किस किस टाइम में और किस एक्सटेंट तक हम लोग क्या क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं, ये साफ साफ लिखा रहेगा उस एग्रीमेंट में। और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट भी ऑब्जर्व करेगा, ये भी मेंशन रहेगा ऑडिटर एक्सपर्ट और ऑडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके बीच में। तो एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट में क्या क्या है, सबसे पहले नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट वर्क लिखा रहेगा, दोनों के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा रहेगा, एनटीई और एनटीई ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड एक्सपर्ट होगा, और नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट टू ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट। ये तो एक जेनरिक जो एग्रीमेंट होता है ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट के बीच में वो है, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर्स है जहाँ पे मोर डिटेल्ड एग्रीमेंट हमें बनाना पड़ता है, जहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक होके थोड़ा घुस घुस के एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, अगर कोई ऐसा रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिफरेंट है, जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर थोड़ा डिटेल्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सेकेंड, ऑडिटर एक्सपर्ट के पास सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, तब डिटेल्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंशियल रखो भाई, बहुत ज़रूरी है। थर्ड, मैटर्स टू विच ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिलेट वर्क रिलेट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है ऑडिटर्स एक्सपर्ट का, तो डिटेल्ड एग्रीमेंट बनेगा। फोर्थ, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जितना ज़्यादा जिस एक्सटेंट तक ज़्यादा एक्सटेंट है उसके काम का, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एक्सटेंट जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा डिटेल्ड एग्रीमेंट। और फिफ्थ, द ऑडिटर हैज नॉट प्रीवियसली यूज वर्क परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट। अब पहली पहली बार एग्रीमेंट बना रहे तो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, नया नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा फ्रेश, भी पहले कभी यूज किया नहीं इसका काम। सिक्स, मोर जुडिशियल, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अप्लाइज। अब बहुत तरीके का लॉ लगता है, जुडिशियल लीगल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी डिटेल्ड कि किसी के ऊपर ऐसा ना हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और फंस कोई दूसरा जाए, तो काफ़ी डिटेल्ड एग्रीमेंट।
तो एक बार हम देख रहे थे अभी एग्रीमेंट में नीचे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक्सपर्ट के काम का, दोनों का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा रहना चाहिए, एनटीई होना चाहिए ऑफ कम्युनिकेशन, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर नहीं, एनटीई ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में होना चाहिए। अब क्या क्या फैक्टर्स है जहाँ पे मोर डिटेल्ड एग्रीमेंट बनता है, जहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड है उससे। दूसरा, ऑडिटर एक्सपर्ट के पास एक्सेस है सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का। थर्ड, ऑडिटर एक्सपर्ट का जो काम है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है। फोर्थ, जो ऑडिटर एक्सपर्ट है वो उसका काम काफी सिग्निफिकेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। फिफ्थ, द ऑडिटर हैज नॉट प्रीवियसली वर्क, कभी काम उसके साथ किया नहीं है, फ्रेश नया नया एकदम एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और सिक्स, काफी लॉज रेगुलेशन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उस अप्लाई होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो ज्यादा डिटेल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। तो एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क क्या होना चाहिए, ये कैसे चेक करेगा एडिक्वेट है या नहीं। तो हमने ऑब्जेक्टिविटी में, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे में देखा था 2 पॉइंट। पहला कि क्या काम उसे यूज करना चाहिए, तो उसके लिए जो भी कंसिडरेशन होता है ये वो सब कुछ उसने कर लिया ऑडिटर ने। अब दूसरा था वेदर दैट वर्क इज एडिक्वेट फॉर ऑडिटर्स पर्पस, ये दूसरा था कि क्या एडिक्वेट है या नहीं काम, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो अब हम ये एडिक्वेसी ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, सबसे पहले रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट assumptions, और दूसरा रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। तो अगर आप ऐसे 500 पढ़ो तो उसमें भी ये 2 पॉइंट है काफी सिमिलर। अब assumptions के बारे में है कि उसका रेलेवेंस और रीजनेबलनेस, फैक्टर्स रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ दोज assumptions और एंड मेथड्स इंक्लूड वेदर दे आर, अब जो assumptions और मेथड्स यूज कर रहा है ऑडिटर, क्या वो जनरली एक्सेप्टेड है विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट फील्ड, कि जो जनरली एक्सेप्टेड है वही यूज कर रहा है या नहीं, वही assumption ले रहा है या नहीं। सेकंड, कंसिस्टेंट विद रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, क्योंकि जो एफआरएफ में बोला गया है उसके साथ कंसिस्टेंट है जो assumptions और मेथड्स यूज कर रहा है। थर्ड, कंसिस्टेंट विद दोज ऑफ मैनेजमेंट, एंड इफ नॉट, रीजन फॉर एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस। तो जो मैनेजमेंट ने assumptions ले रखा है और जो मेथड लगा रखा है उसके साथ कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं है तो क्या रीजन है उसके डिफरेंसेस का और क्या इफेक्ट आएगा जो दोनों डिफरेंट assumption अगर लेके चलता है तो। और फोर्थ, डिपेंडेंट ऑन यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मॉडल, कोई स्पेशलाइज्ड मॉडल पर डिपेंडेंट है तो वो रेलेवेंट और रीजनेबल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, हमने इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव में पहला पढ़ा था कि क्या मुझे काम क्या ऑडिटर को ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना चाहिए या नहीं। सेकंड था कि अगर हाँ उसका आंसर आता है हाँ करना चाहिए, तो सेकंड था कि एडिक्वेसी वो इवेलुएट करेगा कि उसके पर्पस के लिए एडिक्वेट है या नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। एडिक्वेसी में 2 पॉइंट है, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट assumptions, जो भी assumptions मेथड्स व्हाटएवर जो ऑडिटर एक्सपर्ट ने लगाया उसका रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करेगा, और जो सोर्स डेटा, जिस डेटा के बेसिस पे उसने सारा कुछ कैलकुलेट किया वगैरह, उसका क्या रेलेवेंस है, उसका कंप्लीटनेस एंड उसका एक्यूरेसी चेक करेगा। तो अभी हम सबसे पहले हमने पढ़ा था रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट assumption। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि हेल्प करता है इवेलुएट करने में कि assumptions और मेथड्स जो इन ऑडिटर एक्सपर्ट ने यूज किया वो सही है नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं वो assumptions और मेथड जो ऑडिटर एक्सपर्ट के फील्ड में। दूसरा, वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से कंसिस्टेंट है या नहीं। थर्ड, जो मैनेजमेंट ने assumptions यूज किया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं उससे, और अगर नहीं है तो रीजन बता दो क्यों नहीं है, और इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस क्या है, और कि जो assumptions है या मेथड्स है वो कोई स्पेशलाइज्ड मॉडल पे तो डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज चेक कर लेगा। अब जो सोर्स डेटा है उसका रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। सोर्स डेटा मतलब क्या हुआ, इसी डेटा के बेसिस पे उसने सारा कुछ कैलकुलेशन किया, सब कुछ किया है, तो उसका रेलेवेंट होना जरूरी है, उसका कंप्लीट होना जरूरी है, और उसका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे करेगा, वेरीफाई करेगा ओरिजिन ऑफ डेटा, कहाँ से बनाया, किसने बनाया, उसके ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर लेगा कि भाई ओरिजिन ऑफ डेटा बहुत जरूरी, कहाँ से आ रहा है ये डेटा। प्लस ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल ओवर द डेटा, ओरिजिन चेक कर लेगा, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेगा और इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेगा कि क्या उसके ऊपर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल वाइल प्रिपेयरिंग द सोर्स डेटा हुआ है या नहीं। ये दोनों चीज चेक कर लेगा, ओरिजिन प्लस अंडरस्टैंडिंग ले लेगा और इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेगा। और दूसरा, रिव्यू द डेटा फॉर कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, वो रिव्यू कर लेगा डेटा को फॉर कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी।
वो कंप्लीट है या नहीं, और इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं। ये हो गया एडिक्वेसी वाली बात। दो चीज उससे चेक करना होगा एडिक्वेसी में। अब वो इवेलुएट कैसे करेगा, ठीक है, ये सब कुछ देख लिया, अब इवेलुएट कैसे करेगा। इवेलुएटिंग एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाएगा टू इवेलुएट एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। क्या क्या? ऑडिटर एक्सपर्ट से इंक्वायरी कर लेगा, ठीक है, इंक्वायरी करेगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो चेक कर लेगा जनरली एक्सेप्टेड है यानी एजम्पशंस ऑडिट एक्सपर्ट के फील्ड के साथ। तो उसके साथ डिस्कस कर लेगा कि भाई तुम्हारे फील्ड में कैसे एजम्पशन लेता है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है तुम्हारा काम। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर में क्या, इंक्वायरीज ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। दूसरा, उसके वर्किंग, जो ऑडिटर एक्सपर्ट है उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लेगा और उसके रिपोर्ट का रिव्यू कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग पेपर वो ऑडिटर एक्सपर्ट का लेके उसको रिव्यू कर लेगा। यहाँ पे वो ड्रामा नहीं चलेगा कि नहीं वो उसका प्रॉपर्टी है और ये वो कुछ नहीं। वो आराम से उसका वर्किंग पेपर रिव्यू करेगा, उसके रिपोर्ट से रिव्यू करेगा, कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा जो कि और इन डेप्थ और चेक कर लेगा। तो ये पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट, डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट व्हेन फाइंडिंग्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस। अब एडिक्वेसी चेक करने के लिए ये डिस्कस करेगा दूसरे एक्सपर्ट के साथ। जब जो मैं एक ऑडिटर, मैंने एक ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, उसने कुछ रिपोर्ट निकाल के दिया, लेकिन वो जो मुझे ऑडिट एविडेंस मिला ना उस साथ कंसिस्टेंट नहीं है। वो लग रहा है यार कुछ अलग है, मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिला उसके हिसाब से ये रिपोर्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक किसी और एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लूंगा, अनदर एक्सपर्ट के साथ अपॉइंट नहीं करूंगा, डिस्कस करूंगा सिर्फ। मैं डिस्कस कर लूंगा कि यार मेरा तो ये निकल रहा है, मुझे ऑडिट एविडेंस ये मिल रहा है, इसने जो रिपोर्ट निकाला उसके हिसाब से ये आ रहा है, तो ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डिस्कसिंग द ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट। फिर वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेगा ऑडिटर एक्सपर्ट का रिपोर्ट। तो हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या क्या देखा, ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ इंक्वायर करेगा, ठीक है। फिर इंक्वायर कर लिया, अब उससे पेपर मंगाएगा, वर्किंग पेपर और रिपोर्ट्स, उसको रिव्यू कर लेगा। फिर कुछ कोलैबोरेटिव प्रोसीजर और लगाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, इस ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ तो उसने बात कर लिया, रिव्यू कर लिया, पर अब उसका काम जो है वो मेरे ऑडिट एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। तो वो अनदर एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर लेगा और फिर मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस कर लेगा जो भी ऑडिटर एक्सपर्ट का रिपोर्ट आया वो। अब जो कोलैबोरेटिव प्रोसीजर है और इन डिटेल जो चेकिंग करना है उसे क्या क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा ऑडिटर एक्सपर्ट का काम। दूसरा, एग्जामिन करेगा पब्लिश डेटा सच एज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेबल और ऑथराइज सोर्सेज, ठीक है। पब्लिश्ड डेटा जो है या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है किसी ऑथराइज सोर्स से जो भी है उसको एग्जामिन कर लेगा, कंफर्म कर लेगा, कंफर्मिंग रिलेटेड मैटर्स विद थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन बेसिकली वो ले लेगा। परफॉर्मिंग डिटेल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर डिटेल परफॉर्म कर लेगा और रीपरफॉर्म कर लेगा कैलकुलेशंस। तो ये याद करने वाला है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी, सॉरी ऑडिटर्स एक्सपर्ट से इंक्वायरी, फिर इंक्वायरी करने के बाद रिव्यू करेगा वर्किंग पेपर और रिपोर्ट्स को, फिर कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा। तो आई थिंक इससे थोड़ा लास्ट में पढ़ना चाहिए, ये कुछ अलग ही स्टोरी बन जाता है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट के बाद से इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद उसका जो भी वर्किंग पेपर और रिपोर्ट है उसको रिव्यू कर लेगा। थर्ड, इन जो ऑडिटर एक्सपर्ट है इससे बात कर लिया, इसका पेपर्स रिव्यू कर लिया। अब इससे बात नहीं बनी, मुझे लगा कि यार ऑडिट एविडेंस जो मुझे मिल रहा है और जो ऑडिटर एक्सपर्ट का काम है वो कंसिस्टेंट नहीं है, जो उसका फाइंडिंग्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो किसी और अदर ऑडिट एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेगा और फिर लास्टली वो डिस्कस कर लेगा द ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट, ऑडिटर एक्सपर्ट का रिपोर्ट विद मैनेजमेंट वो डिस्कस कर लेगा और फिर वो कुछ कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स भी लगाएगा। जैसे वो ऑडिटर एक्सपर्ट का काम को ऑब्जर्व करेगा, कैसे वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है। दूसरा, कोई भी पब्लिश डेटा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स वगैरह वो सब पढ़ेगा, एग्जामिन करेगा, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लेगा, डिटेल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करेगा कैलकुलेशन। फाइनली ये सब करने वरने के बाद उसे पता चला कि काम इनएडिक्वेट है, ऑडिटर एक्सपर्ट का काम इनएडिक्वेट है, मजा नहीं आया, कोई मतलब नहीं है मेरे काम से। तो उस केस में क्या करेगा, अग, वो बोलेगा भाई और काम करो और थोड़ा डिटेल में चेक करो, तुम जो कर रहे हो उसमें अभी पूरा एडिक्वेट नहीं लग रहा। तो एग्री विद दैट एक्सपर्ट ऑन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म बाय एक्सपर्ट।
लगा भाई भाई जाओ और जाके और काम करो, फर्दर वर्क करो। सेकंड, वो खुद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाएगा। अब क्योंकि उसका काम एडिक्वेट नहीं है तो उसे और घुसना पड़ेगा, उसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ये सब मतलब उसे और परफॉर्म करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंसेस। पहला मतलब वो ऑडिटर एक्सपर्ट को बोलेगा कि जाके फर्दर काम करो, और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वो खुद भी लगाएगा। फिर फाइनली रिपोर्टिंग के टाइम पे जब ऑडिटर एक्सपर्ट का काम उसे एडिक्वेट नहीं लगा और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी वो रिजॉल्व नहीं कर पाया मैटर, सीधा सीधा मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा एज पर एस 705। इजी। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस ऐसे, रेफरेंस टू ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है ऑडिटर, क्या उसमें ये रेफरेंस दे सकता है वो सीधा सीधा कि देखो ये काम तो ऑडिटर एक्सपर्ट ने किया, और अपना जिम्मेदारी से वो पीछे मत मुड़ जाए कि देखो ये काम तो ऑडिटर एक्सपर्ट ने किया है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। ऑडिटर एक्सपर्ट का दरवाजा खटखटाना अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है और घुसने का, तो क्या ये ऑडिटर ऐसा कर सकता है? ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता है, वो अपने से पल्ला नहीं झाड़ सकता। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट में अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब ऑडिटर को सब कुछ सही लगा, कोई दिक्कत नहीं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन उसने दे दिया, तो उस केस में वो रिफर नहीं करेगा कि कोई काम ऑडिटर एक्सपर्ट ने किया है, अगर लॉ रेगुलेशन नहीं बोलता है तो। मतलब अपनी रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखेगा कि ये काम पर्टिकुलरली ऑडिटर्स एक्सपर्ट का किया हुआ है, ऐसा नहीं लिखेगा अनटिल अनलेस लॉ और रेगुलेशन उसे बोलता है ये करने को। तो ऐसे लिखा है, शैल नॉट रिफर टू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। और अगर अगर लॉ और रेगुलेशन बोलता है कि हाँ करो, लिखो कि ये काम ऑडिटर एक्सपर्ट ने परफॉर्म किया, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन ऑडिटर शैल इंडिकेट इन ऑडिट रिपोर्ट, वो कर देगा, फिर ऑडिट रिपोर्ट में वो लिख देगा ऐसा कि हाँ ये काम ऑडिटर एक्सपर्ट ने किया है। ठीक है, तो उस केस में अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है तो ऑडिटर एक्सपर्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंडिकेट कर देगा, दैट रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ओपिनियन। और अगर उसने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया है कि ये पर्टिकुलरली काम ऑडिटर एक्सपर्ट ने किया, तो साथ साथ में ये भी लिखेगा कि अगर मैंने ये लिखा इसका मतलब ये नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है फॉर द ऑडिट ओपिनियन। ऐसा लॉ रेगुलेशन में क्यों लिखा हो सकता है? तो ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सेक्टर के लिए ना ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट लॉ बना दे कि यार लिख दो कि ये काम किसी एक्सपर्ट ने किया है। तो इन सम केसेस लॉ रेगुलेशन में रिक्वायर रेफरेंस फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सेक्टर। अब अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया उसने कि कुछ गड़बड़ है, क्वालिफाइड हो गया, एडवर्स हो गया, या डिस्क्लेमर ओपिनियन, कुछ भी ऐसा दे दिया, तो ऑडिटर कैन मेक रेफरेंस ऑफ वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑडिटर चाहे तो वो रेफरेंस दे सकता है अगर 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 उसे ये लगता है इफ सच रेफरेंस इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्यों ऑडिटर ने दिया, इसको समझाने के लिए ऑडिटर को जरूरत है कि वो ऑडिटर एक्सपर्ट काम का रेफरेंस दें कि ये काम ऑडिटर एक्सपर्ट का किया हुआ है, उसने ये रिपोर्ट दिया था और मुझे ये पॉइंट है जिसकी वजह से मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ। उस केस में वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है। लेकिन स्टिल जहां पे उसने रेफरेंस दिया वहां पे उसे फिर से इंडिकेट करना पड़ेगा, इंडिकेट इन ऑडिट रिपोर्ट दैट रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ओपिनियन। वो ओपिनियन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा एस एस 620 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। First question. Mr. Mohan, an auditor of K10 Limited, wants to use work of an expert. With reference to the standard on auditing, state the factors which suggest the need for and detailed and written agreement between the auditor and the auditor's expert. तो एक तो agreement का हमने बात किया था, एक detailed written agreement का बात किया था, जिसमें कि अगर ऑडिटर ने पहले उसका काम यूज नहीं किया है तब डिटेल बनेगा। दूसरा, अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है। थर्ड, बहुत सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उसके लिए काफ़ी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो उसके लिए डिटेल, इन सब चीज़ों के लिए डिटेल्ड एग्रीमेंट बनता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फैक्टर सजेस्टिंग डिटेल एंड written agreement between auditor and auditor's expert. As per SS 620, using the work of auditor's expert, the auditor shall agree in writing when appropriate on the following matters with the auditor's expert.
नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ये जनरल अपना एग्रीमेंट था कि नॉर्मल एग्रीमेंट बनाना है. नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क may include relevant technical standards or other professional and industry requirements. Okay. दूसरा, roles and responsibilities of auditors and auditor expert. Third, nature, timing, and extent of communication, including form of report. Fourth, need for auditor expert to observe confidentiality requirement under ethical requirement or law and regulation. इसे याद करने का, NSO RR COM CON, NSO RR COM CON. ये तो हो गया जनरल एग्रीमेंट. अब आता है फैक्टर सजेस्टिंग डिटेल और रिटन एग्रीमेंट. Factors suggesting detailed and written agreement between the auditor and auditor's expert may be listed below. The auditor's expert will have access to sensitive or confidential entity information. The respective roles and responsibilities of auditor and auditor's expert are different from those normally expected. Multi-jurisdictional legal or regulatory requirement apply. The matter to which the auditor's expert work relates is highly complex. The auditor has not previously used work performed by that expert. The greater the extent of auditor's expert work and its significance in the context of audit. तो ये देख लेते हैं यहाँ पे agreements. तो एक तो जनरल था NSO RR COM CON. ये जनरल था. मोर डिटेल एग्रीमेंट क्या था? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड है. कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स मैटर, सिग्निफिकेंट है, कभी काम में यूज नहीं किया ऑडिटर ने ऑडिटर एक्सपर्ट का, और मल्टी जुरिस्डिक्शन लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अप्लाई होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स लिमिटेड had a net worth of 1300 crore because of which Ind AS became applicable to them. The company had various derivative contracts, options, forward contracts, interest rate swaps, etc., which were required to be fair valued, for which company got the fair valuation done through an external third party. ठीक है. उसने external third party से valuation कराया fair value निकालने के लिए. The statutory auditors of the company involved an auditor's expert to audit valuation of derivatives. Auditor and auditor's expert were new to each other. Okay. Auditor and auditor's expert were new to each other. इसका मतलब अब detailed agreement बनेगा इन दोनों के बीच. That is, they were working for the first time together but developed a good bonding during the course of the audit. ठीक है, bonding अच्छी होगी. लेकिन बात, the auditor did not enter into any formal agreement with auditor's expert. कोई formal agreement में enter नहीं हुआ, which is wrong, क्योंकि पहली बार काम कर रहे हो तो एक तो detailed agreement होना चाहिए इसमें. तो please advise. Okay, agreement with auditor's expert. As per SS 620, using work of auditor's expert, the nature, scope, and objective of auditor's expert's work may vary considerably with the circumstances, as may the respective roles and responsibilities of the auditor and the auditor's expert, and the nature, timing, and extent of communication between auditor and auditor's expert. ये सब points इसमें जो general agreement बनता है उसका है. It is therefore required that these matters are agreed between auditor and the auditors. Yeah. इसमें क्या क्या बातें हुई? Nature, timing, and extent of communication between auditors and auditors expert. Respective roles and responsibilities of auditor and auditors expert. Okay. In certain situations, the need for detailed agreement in writing is required, like सेम फिर वही सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल एंटिटी इंफॉर्मेशन है एक्सपर्ट के पास. जो एक्सपर्ट का काम है हाईली कॉम्प्लेक्स है. ऑडिटर हैज नॉट प्रीवियसली यूज वर्क परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट. द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट. तो सेम जो ऊपर हमने पढ़ा, सेम कुछ पॉइंट्स कमी है इसमें, उस ऊपर वाले में तो पूरे पॉइंट्स हैं. In the instant case, X Limited had various derivative contracts, options, forward contracts, interest rate swaps, etc., which were required to be fair valued, for which company got the fair valuation done through external third party. The statutory auditor of the company involved an auditor's expert on audit valuation of derivatives. Considering the complexity involved in the valuation and volume of derivative, and also due to the fact that auditor and auditor's expert were new to each other, auditors should have signed a formal agreement or engagement letter with the auditor expert in respect of the work assigned to him in accordance with 620.
एक फॉर्मल और अग्रीमेंट और एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए था। इनफैक्ट मोर डिटेल्ड होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैटर और वो दोनों काम भी पहली बार कर रहा है। नेक्स्ट, state what may be the evaluative or review procedures that the statutory auditor may do before concluding as to relevance and reasonableness of auditor's expert work for using it for his audit purposes. तो क्या इवेल्युएटिव और रिव्यू प्रोसीजर रहेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो अप्लाई करेगा जब उसे कंक्लूड करना होगा कि जो भी काम है वो उसके रिलेवेंस और रीजनेबलनेस के बारे में, ऑडिटर एक्सपर्ट के काम के रिलेवेंस और रीजनेबलनेस के बारे में जब उसका काम वो यूज कर रहा है. Second question, CW has been appointed as an auditor of Mrs. Map Technology Technocrat Limited to conduct statutory audit. Okay, CW एक statutory auditor है. While conducting audit, he came across some difficulties which the management could not explain to him properly. तो ड्यूरिंग ऑडिट उससे कुछ डिफिकल्टी सामने आया जो कि मैनेजमेंट ने क्लियर नहीं किया. And therefore he decided to take services of Mr. Jay, an engineering consultant. तो उसने एक मिस्टर जय जो कि एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है, एक ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया या सर्विसेज लेने का सर्विसेज लिया मिस्टर जय से. Mr. Jay performed his work and submitted details to CAW. State the specific procedure which CAW should follow to evaluate the adequacy of work performed by Mr. Jay. तो क्या क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर है जब उसे एडिक्वेसी चेक करना है ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय मिस्टर जय. ऑडिटर एक्सपर्ट का काम को चेक करना है, उसकी एडिक्वेसी को चेक करना है, तो क्या क्या करेगा. तो एज पर SS 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिटर्स पर्पस इंक्लूडिंग. तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स का लेगा. फिर रेलेवेंस और रीजनेबलनेस चेक करेगा, अजम्पशंस और मेथड्स जो यूज हुआ है वो, और फाइनली जो सोर्स डेटा इन्वॉल्व है उसका रेलेवेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी. आर आर कार आर मतलब रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस. इसमें भी रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस, लेकिन रेलेवेंस और रीजनेबलनेस किस चीज का, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स. जो ऑडिटर एक्सपर्ट का फाइंडिंग और कंक्लूजन है उसका रेलेवेंस और रीजनेबलनेस, और दूसरा जो भी अजम्पशन और मेथड उस ऑडिटर एक्सपर्ट ने यूज किया उसका रेलेवेंस और रीजनेबलनेस, और जिस डेटा को इन्वॉल्व किया गया उसका रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उसे सोर्स डेटा कहते हैं, उस सोर्स डेटा का रेलेवेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी. ये होता है जनरल प्रोसीजर. अब स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या लगेगा एडिक्वेसी चेक करने के लिए. तो ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ इंक्वायरी कर लेगा, फिर बातचीत करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद रिव्यू कर लेगा उसके पेपर्स को और रिपोर्ट्स को, वर्किंग पेपर्स और रिपोर्ट्स को. फिर डिस्कस कर लेगा दूसरे एक्सपर्ट के साथ अगर जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को मिल रहा है और जो फाइंडिंग्स ऑडिटर एक्सपर्ट ने निकाला अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो अनदर एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेगा ऑडिटर, और डिस्कस ऑडिटर एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट. जो भी ऑडिटर एक्सपर्ट का रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट का डिस्कस कर लेगा, और कुछ कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स भी लगाएगा डिटेल, मतलब ऑब्जर्व करेगा द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क, एग्जामिन करेगा पब्लिश डेटा सच एज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट फ्रॉम रेपुटेबल और ऑथोरिटेटिव सोर्सेज, कंफर्म करेगा रेलेवेंट मैटर्स विद थर्ड पार्टी के साथ रेलेवेंट मैटर्स कंफर्म कर लेगा, फिर डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, रीपरफॉर्म करेगा कैलकुलेशन. ये भी हमने यहाँ पे किया था. एडिक्वेसी ऑफ रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस और सोर्स डेटा का रेलेवेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी. फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाना था, इंक्वायरी करना ऑडिटर से, वर्किंग पेपर चेक कर लेना, फिर दूसरे ऑडिटर एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेना, और मैनेजमेंट के साथ शेयर करना और डिस्कस करना ऑडिटर्स एक्सपर्ट का रिपोर्ट, और फिर कोलैबोरेटिव प्रोसीजर लगाना, ऑब्जर्व करना वर्क को, पब्लिश डेटा, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो भी रेपुटेबल ऑथराइज्ड सोर्सेज है उससे इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना, कंफर्म करना रिलेटेड मैटर्स विद थर्ड पार्टीज, परफॉर्म करना डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर और रिपरफॉर्म करना कैलकुलेशंस. ओके. नेक्स्ट, O Limited is in the business of manufacturing of steel. Manufacturing process requires raw material as iron ore for which large stock was maintained by company at year end 31st March 23. The nature of raw material is such that its physical verification requires involvement of an expert. Management hired their expert for stock
take and auditors also involve auditors expert for the stock take. तो मैनेजमेंट ने एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया और ऑडिटर ने भी एक ऑडिटर्स एक्सपर्ट को हायर किया. The auditor observed that the work of the auditor expert was not adequate. Auditor को लगा कि auditor expert का काम adequate नहीं है और auditor's purpose and the auditor could not resolve the matter through additional audit procedures which included further work performed by both the auditor expert and the auditor. मतलब finally auditor ने ये conclude किया कि auditor expert का काम ना adequate नहीं है और further audit procedure लगाने के बाद भी auditors के through और फर्दर काम करने के बाद ऑडिटर एक्सपर्ट के फर्दर काम करने के बाद भी वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है. बेसिस above, the auditor concluded that it would be necessary to express modified opinion in the auditor's report because the auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidence. तो उसने फाइनली कंक्लूड किया कि मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता हूँ एज पर SS 705 क्योंकि वो sufficient appropriate audit evidence gather नहीं कर पाया. However, the auditor issued a clean report and included the name of expert in his report to reduce his responsibility for the audit opinion. देखो, सबसे पहली बात तो ये हो गया कि उसे काम एडिक्वेट नहीं लगा तो उसे मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था. ठीक है, पहले तो काम एडिक्वेट नहीं लगा और खुद भी फर्दर प्रोसीजर लगा के और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करके दोनों ऑडिटर और ऑडिट एक्सपर्ट कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कोई एडिशनल काम करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं हो रहा मैटर, तो उसे तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए था, मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था. दूसरी बात, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है ऑडिटर और उसे लगता है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एक रेफरेंस देना सही रहेगा कि ऑडिटर एक्सपर्ट ने ये काम करा है तो वो दे सकता है, बट उसमें ये भी इंडिकेट करेगा कि ये ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस किसी हाल में नहीं करता है. पर इसने तो काम गलत किया, इसे मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, इसने सीधा क्लीन रिपोर्ट दे दिया और ऑडिटर एक्सपर्ट का नाम इंक्लूड कर दिया अपने और ये सोच के कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी. तो ये गलत है, ऑडिटर ने गलत किया. As per SS 620, using the work of auditor expert, if the auditor concludes that the work of the auditor's expert is not adequate for the purpose of auditor's purpose and the auditor cannot resolve the matter through additional audit, which may involve further work being performed by both the expert and auditor, or include employing or engaging another expert, it may be necessary to express a modified opinion in the auditor's report as per SS 705 because the auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidence. Okay. In addition, auditor shall not refer to the work of auditor's expert in an auditor's report containing an unmodified opinion unless required by law or regulation to do so. अगर unmodified opinion है तो auditor's expert का काम का reference नहीं रहेगा unless required by law or regulation. If such a reference is required by law or regulation, the auditor shall indicate in the auditor's report that the reference does not reduce the auditor's responsibility for the audit opinion. ठीक है, अगर ऑडिटर डालता है कि लॉ रेगुलेशन बोल रहा है उसका रेफरेंस तो साथ में ये भी इंडिकेट कर देगा इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी कम नहीं हो जाती. इफ द ऑडिटर मेक्स रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिकॉज सच रेफरेंस इज रेलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, क्यों मॉडिफिकेशन हुआ है इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है तो डाल सकते हो ऑडिटर टू द ऑडिटर्स ओपिनियन. द ऑडिटर शैल इंडिकेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट सच रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ओपिनियन. इस केस में भी ये इंडिकेट करेगा अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है और लगता है कि ये समझाना ज़रूरी है कि क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है तो दे सकता है, बट उसे ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि भाई इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी कम नहीं होती. कंक्लूजन, auditor cannot reduce his responsibility by referring the name of auditor's expert and thereby issuing clean report. Auditor should have issued a modified report and could have given reference to the work of an auditor's expert in that report if such a reference was relevant to understanding of a modification of auditor's opinion, but even in that case the auditor should have indicated in his audit report that such reference to auditor's expert does not reduce his responsibility of that opinion. तो ये पॉइंट तो यहाँ से हमने देखा था कि इनएडिक्वेट है तो फर्दर वर्क करेगा ऑडिटर एक्सपर्ट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर, फिर फाइनली जब ये सब करने के बावजूद भी लगा कि यार रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है और कोई भी एडिशनल प्रोसीजर लगा के फायदा नहीं है तो या एडिशनल प्रोसीजर लगा के भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर लेगा. अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर देता है ऑडिटर तो यहाँ पे तो ये बात खत्म हो जाता है. अब नेक्स्ट ये होता है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर एक्सपर्ट के काम का रेफरेंस देना है या नहीं, तो दो केस है, या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है या मॉडिफाइड ओपिनियन देता है. मॉडिफाइड ओपिनियन केस में रिफंड नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन. अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है
कि रेफरेंस दे दो ऑडिटर एक्सपर्ट का, तो दे देगा, बट उसमें ये भी इंडिकेट कर देगा कि इस चीज़ से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो रही। तो लॉ रेगुलेशन जनरली कब बोलता है कि वो ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सेक्टर चाहता है, तो उस केस में बोलता है कि वो ऑडिटर एक्सपर्ट का तुम रेफरेंस दे देना। ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में वो कर सकता है अगर उसे लगता है कि क्यों उसने मॉडिफाई किया उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है डालना रेफरेंस, उस ऑडिटर एक्सपर्ट का काम का रेफरेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल उसमें वो उसमें भी ये इंडिकेट कर देगा कि इस रेफरेंस की वजह से मेरा काम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिड्यूस नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है ऐसे 620 का क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट। थोड़ा बड़ा ऐसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, तो हमने टाइम दिया इस पर। सो मिलते हैं हम लोग 700 सीरीज पे। टिल देन बाय बाय, टाटा।